नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जी हां, तबियत बिगड़ने के बाद रोहतक पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है। अनिल विज को सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी और विज को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। पिछले दिन ही उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनको सांस लेने में परेशानी होने के कारण मेदांता गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर अब उनका इलाज चल रहा है। तो अनिल विज, जिनको सांस लेने में परेशानी होने के बाद हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल चल रहे थे उसमें वॉलंटियर बने थे। अनिल विज खुद सामने आए थे, वो टीका लगवाने के लिए उन्होंने अपने आप को आगे किया था, वॉलंटियर बने थे कोरोना वैक्सीन के लिए। लेकिन पिछले दिन उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनको गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है अनिल विज को। हाल तो अभी कोई ठीक नहीं है और इसीलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं इनको मेदांता, क्योंकि जो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो अभी नज़र नहीं आ रही। तो आपके पीजीआई के डॉक्टर से भी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने नहीं, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बेस्ट जो भी है दे दी है, जो भी उनका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन्होंने करा अपना, और सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो धर्मवीर, फिलहाल सबसे पहले कैसी तबीयत है अनिल विज की, ये जानना चाहेंगे। क्या कुछ डॉक्टरों की ओर से कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए रात 9:08 पर अनिल विज को गुरुग्राम के मेदांता में लाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आज काफी सारे टेस्ट उनके होने हैं, साथ ही उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो लगातार उनका कम हो रहा था, जिसकी वजह से ही उन्हें जो है पीजीआई से गुरुग्राम के मेदांता लाया गया है। तो आज कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद ही डॉक्टर जो है शायद वीडियो बुलेटिन जारी करेंगे और बताएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री का अब स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन बहुत ज्यादा सुधार जब नहीं हुआ तभी अनिल विज को मेदांता लाया गया है और उम्मीद यही है सभी को कि अब वो जल्द यहाँ ठीक होंगे और वापस काम पर लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग जो एडमिट हुए हैं जिनको कोरोना हुआ और उसके बाद ठीक हो वो वापस भी गए हैं। तो ये उम्मीद सभी को है, खासतौर से भाजपा परिवार को ज्यादा यही उम्मीदें हैं कि जल्द वो ठीक होंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही कोई मीडिया बुलेटिन जारी किया गया है। लेकिन आज दोपहर तक कुछ मीडिया बुलेटिन जो है जारी कर सकता है अस्पताल, तभी ये साफ हो पाएगा कि अनिल विज की अब तबीयत कैसी है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी किसी तरह का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। अनिल विज की सेहत को लेकर उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता में चल रहा है। फिलहाल सांस लेने के बाद उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है। और अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। किसान के आंदोलन के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन बाहर निकला है और हरियाणा की ओर से ही इस जन को बाहर निकाला गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के किसानों से अपील की है कि पंजाब के किसान नेताओं से एसवाईएल का पानी भी मांगे। हरियाणा के किसान अपने मांग पत्र में केंद्र से इसको भी शामिल करवाएं। एसवाईएल हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, ये जेपी दलाल ने कहा, और कहा जब हरियाणा के किसानों के पानी ही पास नहीं होगा तो नए कानूनों का होना या ना होना एक बराबर है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के भी किसान जो है वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पंजाब के किसानों के साथ खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जेपी दलाल की ओर से अपने किसानों को, हरियाणा के किसानों को अपील की गई है कि पंजाब के किसान नेताओं से एसवाईएल का पानी भी मांगे। हालांकि पंजाब बार बार ये बात स्पष्ट कर चुका है कि पंजाब के पास एक भी बूंद किसी और राज्य को देने के लिए पानी नहीं है। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन बाहर आ गया है। इसी को लेकर पिछले दिनों हरियाणा के कुछ जो किसान नेता थे और कुछ सांसद हरियाणा के, उनकी ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात भी की गई। सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दलाल साहब, डेडलॉक बन गया है सरकार में और किसानों के अंदर कि वो कह रहे हैं कि वो बातचीत का न्योता दें तब हम जाएं, वो कह रहे हैं कि किसान तय करें तारीख तो हम बुलाएं। कैसे मतलब समझौता होगा आप? देखिए,
मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि भारत सरकार आपके हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको बार बार बातचीत का न्योता दिया जा चुका है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, बिंदुवार आपसे चर्चा हुई है। जो चीज़ आपने कन्विंस किया सरकार को, उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं और अभी भी कोई विषय है चर्चा करके उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। हरियाणा के किसानों का, क्योंकि मैं हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ, हरियाणा के किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो क्या है? आप बताइए क्या मुद्दा है? पानी चाहिए उनको। आधा हरियाणा को पीने का पानी नहीं है। खेती की बात छोड़िए, भाव क्या करेंगे, मंडी क्या करेगी जब हमारी फसल ही नहीं होगी? तो हमारा मुद्दा जो है पानी है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम ट्रिब्यूनल में जीत चुके, नहरें भी बन गई थी, फैसले कोर्ट में गए, 1 बार गए, 2 बार गए। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि SYL नहर बननी चाहिए। पंजाब के भाइयों से, पंजाब की सरकार से, पंजाब की विपक्ष पार्टियों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमारा जो है इस पानी का फैसला भी इसमें करवाइए। और भारत सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि हरियाणा के किसान का जो हक है, जो हरियाणा के किसान की जीवन रेखा है SYL, इस मुद्दे को जरूर सुलझाइए। तो भारत सरकार किसकी है? भारत। हाँ, तो नेतृत्व फिर आप क्यों नहीं फैसला करवा पा रहे जब ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी आपकी सरकार? सारे सांसद, सारे विधायक कल हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो पानी का है। लिखित में दे के आए हैं। हरियाणा के सांसद, हरियाणा के विधायक आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल संसाधन मंत्री से फिर मिलने की उनकी योजना है। और मैं ये कहता हूँ, हुड्डा साहब, किसानों के कंधे पर राजनीति मत सेको। आप खुल के बोलो कि हरियाणा को SYL की जरूरत है। चौटाला साहब, आप खुल के बोलो आप कि हरियाणा के किसानों के पानी की जरूरत है। और SYL के बढ़ाने के लिए इस संघर्ष के अंदर किसान भाइयों के अंदर भी जाके कहो कि हमारा पानी का मुद्दा भी, आपने जो मांग पत्र रखा है उसमें एक लाइन हमारे पानी की भी जुड़वाई। दलाल साहब, मेल मिलाप तो बहुत हो चुका, आपके विधायक सांसद अभी मिल रहे हैं, आपके सारी दलों के नेता भी जाकर के राष्ट्रपति से मिलके आ चुके हैं, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा। तो आपकी सरकार नहीं दे रही ना, केंद्र सरकार। इतने जबरदस्त गंभीरता से 6 दौर की मीटिंग हुई है, 7-7 घंटे मीटिंग चली है, बिंदुवार चर्चा चली है, सारे देश की किसानों की समस्या डिस्कस हुई है। उस समस्या में क्या हमारे हरियाणा के किसान का पानी डिस्कस नहीं होना चाहिए? क्या बुराई है कि हमारे किसान के पानी की डिस्कस हो जाए? कैमरामैन अशोक के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो वहीं किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के सभी रास्ते बंद हैं, जिसका असर अब पंजाब और हरियाणा के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। आलम यह है कि पंजाब और हरियाणा की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप पड़ा है और कई फैक्ट्रियां तो बंद होने की कगार पर हैं। किसान दिल्ली की सरहदों पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। कोशिश सरकार पर दबाव बनाकर खेती कानूनों को रद्द करवाने की है, लेकिन 20 दिन बाद का हाल यह है कि किसान और सरकार दोनों ही अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा अब पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक के कारोबारियों को चुकाना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के पास सोनीपत जिले का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है, जिस पर इस आंदोलन की सबसे बुरी मार पड़ी है। रास्ते बंद होने की वजह से ना तो कच्चा माल वक्त पर पहुंच पा रहा है, ना सप्लाई हो पा रही है। इससे बड़ी मुश्किल तो यह है कि फैक्ट्रियों में मजदूरों का पहुंचना तक मुश्किल हो चुका है। पंजाब में भी इंडस्ट्री का हाल कम बुरा नहीं है। लगातार लंबे खींचते इस किसान आंदोलन की वजह से नुकसान भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जीटी रोड पर लगे किसानों के धरने की वजह से सप्लाई चेन एक तरह से टूट चुकी है। अंदाजा तो यह है कि 8 तारीख के भारत बंद से ही पंजाब की इंडस्ट्री को करीब 1300 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि एसोचैम का अंदाजा कहता है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को इस आंदोलन की वजह से रोजाना करीब 3 से 3.5 हजार करोड़ का झटका लग रहा है। और यह हाल तब है जब अभी अभी इंडस्ट्री कोरोना और लॉकडाउन के बुरे झटके से उभरने की कोशिश में लगी थी। लुधियाना के गर्म कपड़े और साइकिल से लेकर जालंधर में तैयार होने वाला स्पोर्ट्स का सामान जगह जगह पहुंचाना मुश्किल हो चुका है।
क्योंकि हाईवे पर किसानों के धरने की वजह से सफर बहुत लंबा और महंगा होने लगा है। यहां तक कि कच्चा माल भी वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। हर इंडस्ट्री, हर ट्रेडर, एक ईवन सिंपल बंदा जिहड़ा वर्कर है वो भी परेशान है, क्योंकि इंडस्ट्रियां दे विच काम नहीं हो रहा, मटीरियल नहीं मिल रहे तो प्रोडक्शनां घट हो रही तो उस करके जिहड़े एम्पलाई है बंदे वो कड्ढी भी जा रहे हैं लोग, जिन्हां दा काम ही नहीं चलदा, जिन्हां नूं मटीरियल नहीं मिलता। बहुत कंपनियां ऐसियां ने जिहड़ियां बंद हो रही, अगले कहते जी मटीरियल है नहीं, जां मटीरियल दे इन्ने ज़्यादा रेट वध गए ने कि असी सोच ही नहीं सकते भी असी किद्दां काम करिए। और इंडस्ट्री इन्नी कुल लॉस चली गई, जे इदां ही एजुटेशनां चलदियां रह गईयां ना, हो सकदा पंजाब दी इंडस्ट्री बंद ही हो जाए। इस वेले 50% तो ज़्यादा तो बंद हो चुकी है, क्योंकि प्रोडक्शनां खत्म हो गई, माल बाहर जा नहीं रहा, आ नहीं रहा। इस वास्ते गवर्नमेंट नूं चाहिए जो भी है ਇਹ किसानों दी गल्लां मनण, कुछ मन लैण, कुछ मना लैण ते एजुटेशनां जरूर खत्म होनी चाहिए। जिहड़ी इकोनॉमी स्लो हो गई साडी, वो इस करके हो गई क्योंकि बाहरों रॉ मटीरियल आ नहीं रहा। इत्थे रॉ मटीरियल 35 तो 40% की तादाद च वध गया। जिन्ने भी सारे ग्राइंडिंग व्हील्स, ग्राइंडिंग बेल्टां, होर कंज्यूमेबल साडे बाहरों आंदे है, वो इस वेले इत्थे बिल्कुल शॉर्टेज चल रही है और शॉर्टेज दे नाल वो महंगे भी होंदे जा रहे हैं। मोदी सरकार के नए खेती कानूनों से किसानों को अपना भविष्य संकट में नजर आ रहा है, जबकि सरकार बार बार किसानों को बताने की कोशिश कर रही है कि कानूनों से किसानों का भविष्य बेहतर होगा। दोनों तरफ की अपनी अपनी दलीलें हैं, इसलिए आंदोलन खत्म होने के बजाय चलता ही जा रहा है। और अब अगर जल्द ही सरकार और किसानों के दरमियान कोई रजामंदी नहीं हुई तो इंडस्ट्री का भविष्य तबाह होना तय ही समझिए, जिससे उबरने में न जाने और कितना वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं करनाल और मोहाली की, जहां हुए सड़क हादसों में 4 किसानों की मौत हो गई। करनाल में 2 किसानों ने दम तोड़ दिया तो मोहाली में भी 2 किसानों की जान चली गई। ये किसान दिल्ली आंदोलन से वापस लौट रहे थे। मंगल बना अमंगल, सड़क हादसे ने ली 2 जानें। भारत में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हर रोज किसी न किसी की सड़क हादसे में जान जा रही है। अब तस्वीरें करनाल से सामने आई हैं, जहां एक ट्रक ने एक ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ये भयानक टक्कर ने 2 किसानों की जान ले ली। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 और किसान घायल हो गए हैं। किसान दिल्ली से पटियाला जा रहे थे। साढ़े 2 किसान साथियों की डेथ हो गई, बाकी 6-7 गंभीर सट्टां लगियां होने हैं ते बाकी 3-4 नॉर्मल सट्टां लगियां हैं। ये पिछों कैंटर आ रही सी, ਉਹਨੂੰ नींद आई हुई सी ड्राइवर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ लख्त आके ट्रैक्टर और ट्राली ਦੇ ਵਿੱਚ ठोकी। ऐसी ही दर्दनाक घटना मोहाली में भी हुई है, जहां छोटे हाथी और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में भी 2 किसानों की जान चली गई और घटना में 6 और किसान घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये किसान भी दिल्ली से ही परत रहे थे। अस्पताल में जो दाखिल हैं किसान, उनका हाल जानने के लिए हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिद्धू भी पहुंचे। घरों चले थे। कित्थों आए सी? दिल्ली दे। हाँ जी, दिल्ली रहंदी। दिल्ली किसान भी? अच्छा जी, कदों गए सी? परसों गए थे। अच्छा जी, काहदे नाल होया, काहदे नाल एक्सीडेंट? पता नहीं काहदे नाल होया। तुसी कास्ते सी? टेंपू में थे जी। हाँ जी, टेंपू में जी। किन्ने के जने सी? 9 बंदे थे जी। 9 बंदे। हादसों का कारण तेज रफ्तारी रहा हो या कोहरा, लेकिन 4 जिंदगियां खत्म हो गईं, जिसके साथ ही हंसते खेलते परिवारों में भी मातम छा गया है। करनाल से हिमांशु नारंग, मोहाली से मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई है। लुधियाना से आई इस वीडियो में आखिरकार ऐसा क्या है? और अब बात करते हैं मौसम की। बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड काफी बढ़ गई है, तो वहीं ये बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा भी है।
पर्यटन नगरी मनाली हो या फिर धर्मशाला, बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। धौलधार की पहाड़ियों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन क्रिसमस से पहले पर्यटकों के लिए बर्फबारी एक बड़ी सौगात की तरह सामने आई है और बर्फबारी के बाद जो पर्यटक हैं वो बड़ी गिनती में उमड़ने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण पहले ही मंदी का सामना पिछले कई महीनों से उनको करना पड़ रहा था। लेकिन अब कारोबार चलने के कारण पर्यटक भी खुश हैं और कारोबारी भी। धर्मशाला में किस तरह का मौसम का मिजाज है जान लेते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो विचित्र, सबसे पहले मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे, कैसी तस्वीरें हैं, बर्फबारी कहां कहां पर हो रही है और पर्यटकों की गिनती में कितना इजाफा हुआ है? देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 154 पर है, जो कि पठानकोट कांगड़ा से होते हुए मंडी की ओर जाता है। और इसकी तस्वीरें क्या है ये आपको मैं अपने दर्शकों के साथ जो वो साझा करना चाहूंगा। देखिए इस वक्त जो है वो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे 154 जो है वो फॉग की आगोश में है, धुंध और कोहरे की आगोश में ये पूरे का पूरा हाईवे है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा शहर भी कहीं ना कहीं धुंध की आगोश में है और इस वक्त चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ धुंध पड़ी हुई है। विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, यानी हम ये कहें कि कई जगहों पर तो ना के बराबर ये विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिली है। आप सीधी तस्वीरें जो है वो इस वक्त देख रहे हैं धर्मशाला की और ये धौलीधार की पहाड़ियां हैं। अमृत, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले भी हम बताते रहे हैं कि ये जो फॉग अगर हटे, ये जो बादल अगर छट जाए तो सीधे धौलीधार के दीदार होंगे, जो कि बेहद ही खूबसूरत और रमणीक यहाँ पर दिखती है। बावजूद इसके हमें भी मलाल है कि हम इन तस्वीरों को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से यह फॉग पड़ रही है। और हाँ, मौसम हालांकि दोपहर के वक्त जो है वो साफ हो जाता है, फिर पूरी तरह से यहाँ पर जो ये बादल जब छट जाते हैं, ये धुंध और कोहरा जब हट जाता है, तो उसके बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती है। और जो सैलानी है उनकी संख्या में बिल्कुल इजाफा हो रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि लोगों को पहले ये उम्मीद रहती थी कि वो व्हाइट क्रिसमस देखना चाहते हैं, यानी जब 25 दिसंबर होता तब बर्फबारी के आसार होते हैं, लेकिन इस बार जो है ये आसार पहले ही बढ़ चुके हैं। पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि मुल्तान हो, करेरी हो, बड़ा भंगाल हो, छोटा भंगाल हो, गड़ू हो, हार हो, त्रियुंड हो या फिर मैक्लोडगंज या नड्डी स्टोबरी हो, वहां पर जो है वो इस सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। कई जगहों पर बहुत ज्यादा हिमपात हुआ है और अभी भी जब कहीं दूसरी जगहों पर मैदानी इलाकों में बारिश होती है तो वहां लगातार बर्फबारी होती है। धौलीधार तो पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है और आप देख सकते हैं कि वाहनों को अभी भी जो है वो लाइटें जगाकर जाना पड़ रहा है, यानी डीपर देने पड़ रहे हैं ताकि कहीं कोई दुर्घटना न घटे, क्योंकि इस वक्त जो है पूरी तरह से फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे नेशनल हाईवे 154 पर। और आपको बता दें कि लगातार जो है वो यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं और सैलानी जो है वो इसी मौसम में जो है यहाँ आते मैदानी इलाकों की और से जो है वो यहाँ सैलानी रुक करते हैं और बेहद खूबसूरत मौसम यहाँ पर रहता है। यही मौसम है जो कि यहाँ के रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं इजाफा करता है। बिल्कुल विचित्र तो तस्वीरें हम देख सकते हैं, हालांकि धुंध के कारण जो अभी साफ तस्वीरें तो पहाड़ों की नजर नहीं आ रही, लेकिन ठंड किस तरह से बढ़ी हुई है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो धर्मशाला की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर काफी ज्यादा धुंध पड़ रही है और विजिबिलिटी ना के बराबर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला बादस्तूर जारी है।